स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता रहा हूँ आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे नया यूनिक कंपनी के बारे में यानी कि आयरन लेव के बारे में। इनका ट्रिक ये है कि ये लेविटेशन करेंगे नॉर्मल रेलवे पे यानी कि जो नॉर्मल रेलवे ट्रैक है उसी पे ये फ्लोट करने लगेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। तो ज़रूरत क्या है इस तरह का टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऐसी एक दो और टेक्नोलॉजी भी है मार्केट में। तो हिसाब ये समझिए कि पूरी दुनिया को बेटर रेलवे नेटवर्क चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेलवे वन ऑफ द बेस्ट मेथड है बल्क कार्गो इधर से उधर करने का। यानी कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह हंड्रेड्स ऑफ टन या हज़ारों लोगों को इधर से उधर करना है, रेलवे के आसपास कोई नहीं आता। वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव होता है और मेंटेनेंस भी बहुत हाई रखता है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि इसका मुँह खोलने के लिए ही आपको मतलब कई करोड़ पर किलोमीटर देना पड़ता है, पर किलोमीटर, पूरा नहीं बता रहे, पर किलोमीटर उतना लगता है। बहुत महँगा होता है और प्लस जब आपने बना लिया, तो भी मेंटेनेंस माँगता रहता है कंटीन्यूअसली। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। जैसे इंडिया इस पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में खर्च कर रहा है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन बिल भी बहुत बढ़िया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात कि मेन हम लोग रेलवे पे क्यों इतना एफिशिएंसी पाते हैं, क्योंकि आपका मेटल व्हील और मेटल रेल चल रहा है, ठीक है? तो आप बहुत बड़ा-बड़ा ट्रेन सब चीज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात ही नहीं है। लेकिन रोलिंग रेजिस्टेंस यानी कि जो अभी भी रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन हो रहा है, वो कम ज़रूर हुआ है, ज़ीरो नहीं हुआ है। यानी कि आप मैगलेव नहीं बना लिए हैं कि आप उड़ रहे हैं। जैसे ये चाइना का मैगलेव है या जापान का मैगलेव देखते हैं जो उड़ रहा है, वो अभी भी नहीं हुआ है। तो इसका एक लिमिटेशन बनता है कि आप कितना तेज़ चल सकते हैं, उसपे आपका मतलब एरोडायनामिक रेजिस्टेंस आपकी बैंड बजाए उससे पहले आपका फिज़िकल फ्रिक्शन बैंड बजा देता है। तो इसीलिए हम लोग कुछ यूनिक चाहिए जो ये समस्या का समाधान करे। तो आयरन लैब यानी कि ये कंपनी जो है, ये कंपनी का ट्रिक ये है कि ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे यानी कि बेसिकली नियोडिमियम मैग्नेट का। तो इनका फ़ायदा ये रहेगा कि पैसिव लेविटेशन है इनका, यानी कि इनको इलेक्ट्रॉनिकली कुछ करना नहीं है। अगर लाइन है, तो भी ये चल रहा है, लाइन नहीं है, तो भी ये चल रहा है। इसको कोई लेना परमानेंट मैग्नेट पे है। ऐसा करके ये चल रहा है। अब रहा बात कि परमानेंट मैग्नेट से जो लोग बेयरिंग बनाते हैं, उनको पता होगा कि वो काम बहुत बढ़िया करता है, लेकिन स्टेबल नहीं होता है। इसीलिए उसके आपको थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट से थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप फिजिकल सपोर्ट दीजिए। जैसे आप लोग देखते हो ना घुमाने वाला स्पिंडल रहता है जो आगे एक पिन से रोका रहता है, यहाँ पे वही है कि इनका जो मेन मैगलेव का काम हो रहा है वो परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। तो रोलर्स आप देखिएगा, ये रोलर सिर्फ गाइड के लिए दिया जाता है। जरूरी नहीं इस पे लोड बेरिंग नहीं हो रही है, लेकिन रोलर बस ऐसे स्टेबल रखने के लिए जरूरत पड़ता है। वो लोड बेरिंग नहीं है, मतलब उससे वजन नहीं पड़ रहा है, उसको बस झटका संभालने के लिए। और इसका मेन फ़ायदा है कंपैटिबल विथ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब जो पटरी है आपका अभी दुनिया में, उसी के ऊपर लगा दीजिए और ये फ्लोट करना शुरू कर देगा। और इससे आपका नॉइज़ पॉल्यूशन कम हो जाएगा, वाइब्रेशंस कम हो जाएगा। ये उनका सेलिंग पॉइंट है कि आपका ये जो क्लैंप है परमानेंट मैग्नेट वाला, वो आपको फ्लोटिंग दे रहा है। बेयरिंग्स है जो बस उसको स्टेबल किया हुआ है, उस पे लोड नहीं है। लोड जो आपका है मैग्नेटिकली ट्रैक पे जा रहा है, इसीलिए आवाज़ बहुत कम करेगा। ज़ीरो नहीं करेगा क्योंकि थोड़ा-सा तो कॉन्टैक्ट हो रहा है आपका, क्यों बोल रहा हूँ, बेयरिंग का। लेकिन वो नॉर्मल ट्रेन से बहुत कम होगा। तो ये आइडिया आयरन लेफ कंपनी धीरे-धीरे बैकग्राउंड में काम कर रही थी कुछ साल से। तो अब बात करते हैं फिजिक्स में ऐसा कैसे कर रहे हैं ये। तो इनका हिसाब ये है जो परमानेंट मैग्नेट जो बना रहे हैं ये क्लोज़ लूप फ्लक्स बना रहे हैं। यानी कि अगर आप मैग्नेट को ऐसे लेते हैं, आप ऐसा भी बना सकते हैं मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल पूरा चल जाए, अगल-बगल मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। इसी से आपका ऑन ऑफ मैग्नेट बनता है। मैंने उस पे वीडियो भी बना दिया, बना के भी दिखाया हुआ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप मैग्नेटिक फील्ड हमेशा खोजता है, जैसे बिजली हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ खोजती है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही खोजता है। तो उसको हम लोग कहते हैं लो रिलक्टेंस पाथ, यानी कि जहाँ पे वो आराम से चल सके वहाँ जाने का कोशिश करता है। तो फ्लक्स का जो पाथ है, वो हमेशा कोशिश करता है, जैसे अगर आप ऑप्शन देते हैं ना, मान लीजिए कि आप ये आपका नॉर्थ है, वो साउथ है, बम बम मैग्नेट है, पूरा क्लोज लूप है। आपने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया है जो ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें फ्लक्स बहुत अच्छी है, स्टील रखते हैं। फिर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रहता है जैसे लकड़ी है जिसमें उतना अच्छा से नहीं जाएगा, वो स्टील को खींच देगा बीच में। लेफ्ट और राइट नहीं खींचेगा, बीच में खींचेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्लक्स न्यूट्रलाइज़ कर रहा है। थोड़ा-सा अनबैलेंस होगा, एक साइड थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, तब वो इधर स्टक करेगा, उधर से टक करेगा, लेकिन कारण वही है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, वो खोजता है वैसे चीज़ों को जहाँ पे मतलब वो स्मूथली जा सके।
जैसे एग्जैक्टली जैसे लाइटनिंग होता क्या है, बिजली न्यूट्रल कर रहा है अपने आप को, वो ग्राउंडिंग खोज रहा है, सेम मैग्नेटिक वही कर रहा है कि वो अपने आप को न्यूट्रल कर रहा है। तो आप एक शी से बना सकते हैं, जैसे ये यू है, यू से ज़्यादा बेटर होगा ऐसा आपको कुछ बनाना है ताकि एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहे। तो फ्लक्स के बीच में आपको वो जो फ्लक्स है वो इतना हाई डेंसिटी का रहेगा, और परमानेंट मैग्नेट नियोडिनियम का बहुत हाई पावर जा सकता है। अगर नापना चाहे तो वो टेस्ला में चला जाता है, 1 टेस्ला 2 टेस्ला तक आप जा सकते हैं। ये सब टेस्ला पे आपका एमआरआई चलता है। तो ये करना पॉसिबल है कि आप परमानेंट मैग्नेट से उतना पावरफुल फ्लक्स बना सकते हैं। अब बात है कि फ्लक्स तो मिल गया आपके पास, अब फ्लक्स का काम होता है कि वो पाथ खोज रहा है जो लो रिलक्टेंस हो, लड़ाई झगड़ा ना करे, शांति से रहे। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहीं पे समझिए हेड ऑफ रेलवे, यानी आप रेलवे का ट्रैक कभी भी देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा मेटल कहाँ होता है, हेड में, यानी कि मतलब डेंसिटी के मामले में। ये हेड जो आप देख रहे हैं किसी भी रेलवे ट्रैक का लीजिए, वो जो हेड है वहीं पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स घुसेगा, इसीलिए वो नीचे नहीं चिपक रहा है, वो चिपक गया यहीं पे। तो यहीं पे फायदा आ रहा है कि वो मैग्नेटिकली कपल हो गया। और रोलर्स जो था वो ना तो लेफ्ट जाने दे रहा है ना राइट जाने दे रहा है। तो बीच में जो काम आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, बेरिंग बस उसको ना नॉर्थ चिपकने दे रहा ना साउथ चिपकने दे रहा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। मेन जो टॉर्क है वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स दे रहा है, इसीलिए ये ऐसा आप देख सकते हैं। वीडियो नीचे दे दिया, आप खरीद भी सकते हैं। ये कंपनी जो आयरन लैब है ये बेरिंग ब्लॉक्स बेचती है, अगर आपका पॉकेट बहुत भारी है तो आप खरीद सकते हैं। जो अमीर लोग अपने यार्ड्स में या बिल्डिंग में जहाँ बड़ा बड़ा दरवाजा है जिसको एकदम ऐसे उंगली से खोल देना चाहते हैं, बंद करना है, ये यूज कर सकते हैं। तो वही समझिए, इसीलिए यहाँ पे भी देखिए कि नीचे भी मेटल होगा, मेटल पे वो चिपकेगा नहीं, क्यों बोल रहे हैं भैया हमको बहुत मैग्नेटिक फोर्स है, इसीलिए चाहिए रेयर अर्थ मैग्नेट, खूब चाहिए। तो खूब के लिए खूब बड़ा रास्ता भी होना चाहिए, तो खूब बड़ा रास्ता ये दे रहा है, तो वहाँ वो मैग्नेटिक लग रहा है। नीचे वो जाने का मन नहीं है, ऊपर उसको जाने का मन नहीं है, उसे एकदम बैलेंस रहना चाहता है, एक दूसरे मतलब नॉर्थ में ना चिपक जाए ना साउथ में ना चिपक जाए, इसीलिए बेरिंग्स आपको देना पड़ रहा है। तो यही समझिए, स्टेबल सिस्टम नहीं होता, ये काम करता है, टेस्टेड बोल रहे हैं, आप खरीद सकते हैं, कोई मैजिक चीज़ नहीं है, लेकिन सपोर्ट चाहिए होता है, मतलब आपको रोलर्स देना पड़ेगा स्टेबलाइजेशन के लिए। रोलर पे लोड नहीं रहेगा, लेकिन वो मतलब एकदम 100% कॉन्टैक्टलेस नहीं है। क्या इसको आप कॉन्टैक्टलेस बना सकते हैं? हाँ, तो फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाना पड़ेगा उसको कंपनसेट करने के लिए, तो वो पैसिव नहीं रहेगा। तो वही समझिए, रेलवे का हेड जो है, हेड में इतना मेटल रहता है, इतना मास रहता है कि वो फ्लक्स को जाने देगा, और मैग्नेट वही चाहता है कि भैया हमको फ्लक्स जाने दो, फ्लक्स के बीच में लड़ाई मत करो, तो वहीं पे वो फंस जाता है। और रोलर्स का काम रहता है कि वो नॉर्थ या साउथ में ना चिपक जाए। तो ये उसका डिज़ाइन है, मतलब ऐसा आप एक्चुअली बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, ये रेडी टेक इट एंड गो है। तो इनका उम्मीद क्या है? इनका उम्मीद ये है कि ये नॉर्मल रेलवे की जो बोगीज़ होती हैं, यानी ये जो चक्का होता है, इसको हटा देना चाहते हैं। बोलेंगे इसका फ़ायदा क्या होगा? आप ये जो रेलवे देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो स्टील, आप ट्रैक देख रहे हो, क्या देख रहे हो? स्टील देख रहे हो। लेकिन वहाँ पे वो दब रहा है, चक्का भी दब रहा है, स्टील भी दब रहा है, क्योंकि आप कई टन एक छोटे से एरिया पे, एकदम छोटा एरिया पे डाल दे रहे हो। अब बात है कि स्टील मजबूत है, अनंत नहीं है। अब रहा बात कि बेचारे की बैंड बच जा रही है उसको लोड कैरिंग करने में, तो इसीलिए ट्रैक रिप्लेस करना पड़ता है। तो अगर आप लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेम टनेज, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, सेम टनेज, मतलब आपका 60 टन का कोच था, वही 60 टन अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यहाँ एक छोटा सा कॉन्टैक्ट पैच की जगह पे पूरा एक मीटर का पैच पे लोड बहुत कम हो जाता है। जैसे हावरक्राफ्ट माइन फील्ड के ऊपर से क्यों जा पाता है? हावरक्राफ्ट का भी वजन उतना ही है जितना किसी दूसरे गाड़ी का होता है, लेकिन वो फ्लोट कर देता है, इतना बड़ा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि पर स्क्वायर इंच का जो लोडिंग है वो बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे वही प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहे हैं कि आपका व्हील है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो ट्रैक्स की बैंड बजा रहा है उस छोटे जगह पे। उसका लोडिंग अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब दलदल में टैंक क्यों नहीं फंसता, उसका ट्रैक का काम वही है, हॉर्स पावर उतना ही होता है, बस चूंकि वो मतलब एक बड़ा कॉन्टैक्ट पैच बना रहा है, धंसता नहीं है। रिड्यूस वेयर एंड टेयर ऑन द रेल्स हो जाएगा, प्लस अब चूंकि बेरिंग्स वेरिंग्स बहुत सारा का झमेला आप हटा दे रहे हैं, तो इसका जो फ्रिक्शन है, लेफ्ट टू राइट जाने का जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। यानी लोकोमोशन, मतलब कितना मेगावाट आपका लोकोमोटिव खा रहा है, जनरली इंडिया के केस में चलिए 6 से 7 मेगावाट खाता है, तो वो मेगावाट जो है कम हो जाएगा, या उतने ही मेगावाट में आप ज़्यादा स्पीड ले जा सकेंगे या ज़्यादा बड़ा ट्रेन खींच पाएंगे। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो कम कर देगा। और रेल ट्रैवल में दिक्कत ये ना, ये इनका मतलब फुल साइज़ वाले में, कि रेलवे थोड़ा-सा बोरिंग हो गया है, और हम लोग थोड़ा ऑर्गेज़म ज़्यादा खोजते हैं आजकल के टाइम में। तो आजकल है ना, सबको कुछ नया हुलुलुलु, हाइपरलूप, झिंगालाला दो। तो ये मतलब रेलवे को फिर से अट्रैक्टिव करेगा। हर कोई नया चीज़ के पीछे भाग रहा है, सर रेलवे कर दो काम हो जाएगा, कर ही नहीं रहे। तो ये वहाँ पे थोड़ा-सा अट्रैक्टिव डाल सकते हैं कि रेलवे को लोग फिर से देखें, अच्छा इसमें यूज़फुल चीज़ है। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आपका जो शिपिंग यार्ड है, जहाँ पे कंटेनर शिप्स आ रहे हैं, वहाँ पे अगर आप इस तरह करके आप लोडिंग अनलोडिंग कर देते, काफ़ी एनर्जी बचेगा। तो यूजफुल है। तो ये इनका उम्मीद है।
अब आते हैं प्रॉब्लम में, अभी तक तो उड़ रहे थे, अब आते हैं थोड़ा ज़मीन पे। तो यहाँ पे समझिए इनका मैंने पूरा पेपर पढ़ा, पेटेंट पढ़ा, कहीं पे भी एडी करंट के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। जब आप इस तरह का कुछ करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के ऊपर से आप मूव कराते हैं, उसमें एडी करंट बन जाता है। एडी करंट लड़ाई करता है, तो एडी करंट से आपको ऐसा नहीं कि आप रुक जाओगे, क्योंकि बोला वो बेरिंग है, आप खरीद सकते हो और लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो एकदम कंटिन्यूअसली फ्लोट नहीं करता रहेगा। यानी कि काफ़ी एनर्जी आपका ट्रैक को गर्म करने में चला जा रहा है। तो एडी करंट से आपको लड़ना पड़ा, तो आप एक फ्रिक्शन हटा के दूसरा फ्रिक्शन ले आए हैं। आप मैग्नेटिक ड्रैग डाल दिए हैं और मैग्नेटिक हीटिंग डाल दे रहे हैं कि भैया आपका ट्रैक गर्म होने लगेगा। कितना गर्म होगा वो डिस्कशन ही नहीं किए कहीं कि एडी करंट, तो वो मेरे को वहीं डाउट हो गया कि सही में आप कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि वो जो चीज़ कर रहे हैं वो नॉर्मल है, होता है, लेकिन अगर एडी करंट है तो मतलब ये होगा कि लोकोमोटिव ज़्यादा स्पीड जा ही नहीं पाएगा। जैसे ही लोकोमोटिव का स्पीड बढ़ेगा, एडी करंट स्पीड का प्रोपोर्शनल चलता है, यानी कि अगर आपका स्पीड कम है, एडी करंट से कोई खास दिक्कत नहीं है, माइनर इशू है, बोल रहे हैं इसीलिए लोग खरीदते हैं, चलता है, यूज़ होता है। लेकिन वही आप करोगे, मैं ट्रेन को चलाऊँगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा पे, 100 किलोमीटर प्रति घंटा पे आप मैग्नेट चला रहे हो, तो पटरी बोलेगा भैया, भैया गड़बड़ हो जाएगा। तो वहीं पे दिक्कत आ जाता है। दूसरा, यहाँ पे ये जो क्लेम कर रही है कि हम नॉर्मल पटरी पे चला देंगे, ये बात झूठ है। ये ऐसा आपको पटरी दिखा दे रहे हैं, तो बात है ये सब ट्रेन इस पटरी पे कैसे चल रहा है? क्योंकि स्विच होते हैं, यानी कि पटरी इधर से उधर आप कर सकते हैं। अगर जो इनका सिस्टम है, उनका सिस्टम ये करना पड़ेगा आपको, पूरा ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लैंप हर साइड से होना चाहिए। तो ऐसा आप बोलेंगे ये सब तो हम कभी देखे नहीं, कारण वही है, ये सब प्रैक्टिकल नहीं होता है। ये सब जैसे स्वीडन में काफ़ी आपको मिलेगा, एल्प्स वाली जगह पे, वो जैसे कॉगवेल जो रहता है उसमें तो पूरा पूरा पटरी इधर से उधर करना पड़ता है। ऐसा अगर आप ये सब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में या जो हमारा नॉर्मल रेलवे में करेंगे, लुट जाएँगे। इसीलिए ये सब प्रैक्टिकल नहीं होता। छोटे, और ये सब बाय द वे देख लीजिए, गेज भी छोटा है। ये सब आपको मिल जाएगा, पूरा पूरा ये कर रहे हैं। जैसे मैग्लेव का ट्रैक के लिए आपको पूरा ये चेंज करना पड़ता है, सेम आपको वो करना पड़ जाएगा। तो ये क्लेम कर देना कि नॉर्मल रेलवे पे कर रहा है, वो लॉजिकली नहीं है। नॉर्मल रेलवे बना है स्विच के हिसाब से। इस स्विच में आप कैसे चेंज करोगे इधर से उधर? इसको ये करना है कि सर एक स्ट्रेट ट्रैक पे चल रहा है, स्ट्रेट ट्रैक से काम कहाँ चलता है? आपको ट्रैक से एंड ना कहीं न कहीं तो जाना पड़ेगा ना, कहीं आपको मेन लाइन पे जुड़ना पड़ेगा, मेन लाइन से हटना पड़ेगा, वो सब आप कैसे करोगे? अब वो उतना सिंपली नहीं रहेगा। अब प्लस अगर आप रोलर जो डाले हुए दोनों साइड टच कर रहा है, तो आप समझ लिया प्रोफाइल भी नहीं चेंज कर सकते, और आप देखिए कभी फिश प्लेट का जो होता है वहाँ प्रोफाइल चेंज हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा वो मतलब फेक बात है कि नॉर्मल ट्रैक पे चल रहा है, वो बात शुद्ध फेक है, अशुद्ध फेक नहीं, एकदम शुद्ध फेक है। ये इस वजह से पटरी है। हाँ सर, पटरी के आगे पीछे भी लगता है बहुत चीज़। आगे पीछे सबसे मेन होता है फिश प्ले, ये लगता है आपका जो जॉइनरीज़ होते हैं, स्विच हो जिसे कहते हैं। स्विच में आप कैसे चलाओगे? वो तो नहीं चलेगा। तब फिर आपको स्विच ऐसा बनाना पड़ जाएगा। दाम तो आपका जितना आपने बचाया था नॉर्मल पटरी में डाल के, वो सारा खत्म हो जाएगा ये सब करने में। मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि ये सब नहीं कर सकते, लेकिन दाम अपना समझ के लगता है। दूसरा, इनका टनेज, कितना टन ये कैरी कर सकते हैं, वो काफ़ी हल्का लगा। जैसे कि उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा उसमें गाड़ी डाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर आप रेलवे का बोगी 60, 70, 100, 150 टन तक जाता है। टनेज आपका मैच नहीं कर रहा है। जितना आप क्लेम कर रहे हो उतना टनेज नहीं मैच कर रहा है। और दूसरा फिर एक दिक्कत भी हो जाएगा, क्लैंप आपका बहुत बड़ा बना देते हो लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पहले मैग्नेट भी बहुत खाएगा, दूसरी बात है टर्न कैसे करोगे? टर्न करने में दिक्कत हो जाएगा, मतलब आपको छोटा-छोटा सेगमेंट रखना पड़ेगा। हर सेगमेंट में थोड़ा-सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो दिक्कत वही है कि जैसे ही उसको आप रियल लाइफ में यूज़ करने के आएँगे, सबसे पहले तो मुझे वही डर लग रहा है कि एडी करंट से उसका मेन हमको लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड वो नहीं पकड़ सकता। तो हाई स्पीड के लिए जो लोग सोच रहे हैं वो तो छोड़ ही दीजिए। और दूसरी बात कि हम नॉर्मल रेलवे में कर देंगे, इसको बदल के कर देंगे, वो होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही स्विच में आएँगे सर आपको ऐसा स्विच बनाना पड़ेगा, या तो पूरा का पूरा पटरी सेगमेंट बदलिए या पटरी को वार्प कीजिए। दोनों बहुत महँगा होता है और हर स्विच पे करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए मतलब कि पूरा नया रेलवे आप बनाने का खर्चा उठा लोगे। तो वही, और टनेज, अभी ये देखिए इंडियन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, डबल डेकर बम बम लोडिंग किए जा रहे हैं। तो इसमें पूछा नहीं जाता ना कि कितना लोड डालना, डालो जी लोड, और जी डालो, पूछते नहीं है। तो यही सब प्रॉब्लम के कारण ये 6 साल से चल रहे हैं, अभी तक कहीं यूज़ नहीं हुआ और चांसेस बहुत कम है। क्योंकि जैसे कहीं स्विच वाला बात आएगा ना कि सर अच्छा सर स्विच करना आता है, तो मे बी एट बेस्ट अगर ये काफ़ी लोडिंग बढ़ा देते हैं, मैं शिपयार्ड में देख सकता हूँ। एज़ ए मेन रेलवे एकदम मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि स्विच बहुत महँगा चीज़ होता है। तो प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ा वही है कि इन्हीं का डिस्क्रिप्शन में वो जो कह देना कि नॉर्मल रेलवे ट्रैक से हम कंपैटिबल है, वो बात हवा महल है। दूसरी बात कि एडी करंट का डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं कि क्या होगा अगर हाई स्पीड चलाएँगे आप तो।
तो वो भी बात मतलब क्यों बोल रहे हैं, एक फ्रिक्शन को आप दूसरे फ्रिक्शन से बदल दो, अब पता चला कि आपसे बहुत तेज चल रहा है, ट्रैक ही मान लीजिए 200-300 डिग्री तक गर्म होने लगा, तो ट्रैक एक्सपैंड करके टूट सकता है, क्योंकि ट्रैक बनाया गया है नॉर्मल एयर टेम्परेचर के हिसाब से, नॉर्मल लोडिंग के हिसाब से। मान लीजिए उसका रेटिंग किया गया था कि सर 150 डिग्री तक गर्म होगा, ये संभाल लेगा। आप उसपे 400-500 डिग्री का गर्मी डालने लग जाओगे, डैमेज हो जाएगा। तो दिक्कत वही है। डिटेल्स क्लियर नहीं है और इटली की कंपनी है, काम कर रही है, बट मुझे वही लग रहा है कि बहुत रेयर चांसेस है कि नॉर्मल गाड़ी की जगह पे आप ये देखेंगे। पोस्ट व्हील व्हील ये क्लेम कर दे रहे हैं कि मतलब चक्का की टाइम खत्म हो गया, चक्का की जगह ये यूज़ करेंगे, सर थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आयरन लेव के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।